शुरू किया है, तो निजी कंपनियाँ कई सारे शिक्षाविदों के साथ मिल कर के ये कार्य करने की कोशिश कर रही हैं। तो आईबीएम की ब्लू प्रोजेक्ट है, वहाँ पर हमने देखा है। फिर नीति आयोग नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी और उसमें ये कहा गया था कि वर्ष 2035 तक भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है यानी जीडीपी है, वो 957 बिलियन डॉलर की वृद्धि उसमें अनुमानित है और भारत की वार्षिक वृद्धि 1.3% तक बढ़ जाएगी केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। साथ ही साथ हमने देखा है कि जब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी जो विशेषज्ञ हैं, उनके मामले में भारत 9वें स्थान पर आज है। यानी कि भारत में जो ऐसे लोग हैं, जो प्रशिक्षित हैं एआई के साथ, वैसे में अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में भारत 9वें स्थान पर है। फिर सीबीएसई ने 9वीं कक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक वैकल्पिक विषय के रूप में भी सामने प्रस्तुत किया है और इसीलिए छात्रों को अब ये विकल्प दिया गया है, अगर वो चाहे तो एक अतिरिक्त विषय के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 9वीं कक्षा में ही पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा कि आईआईटी हैदराबाद ने सबसे पहली बार बीटेक डिग्री यानी इंजीनियरिंग की डिग्री देनी शुरू कर दी है अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और आईआईटी हैदराबाद ने ये शुरू किया भारत में और आज के दिन तो हम देख रहे हैं कि कई सारे अन्य जो सरकारी कॉलेज हों, चाहे आईआईटी वगैरह हों, एनआईटी वगैरह हों या फिर कई सारे जो जो निजी कॉलेज भी हैं बड़े-बड़े, वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज इंजीनियरिंग की डिग्री देना शुरू कर चुके हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि भारत में ये सारे हमें बदलाव देखने को मिल रहे हैं और आगे जा कर के हमें कई सारे ऐसे क्षेत्र देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर शायद भारत में इसका उपयोग देखने को मिलेगा। तो इसमें डिजिटल इंडिया मिशन का भाग बनाया जा सकता है। सेवाओं, योजनाओं और सब्सिडी को लक्षित वितरण के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। स्मार्ट सीमा चौकसी और निगरानी के लिए इसका उपयोग, मौसम की भविष्यवाणी बेहतर करने के लिए और सटीक बनाने के लिए इसका उपयोग, सड़क सुरक्षा और अपराध डेटा के विश्लेषण में, जिसको हम लोग इमेज प्रोसेसिंग कहते हैं कई बार, तो इमेज प्रोसेसिंग में इसका उपयोग किया जा सकता है। आपदा प्रबंधन बेहतर समझ बनाने के लिए या उससे उसके निपटान के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। आतंकवाद रोधी और गश्ती अभियान वगैरह में सैटेलाइट के माध्यम से ये किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर उपग्रह से जो प्राप्त आंकड़े हैं, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इसका उपयोग किया जा सकता है। सरकारी प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाने में इसका उपयोग, चिकित्सा पर जो प्राचीन साहित्य भारत में उपलब्ध है, उनकी बेहतर समझ बनाने में, जो लुप्त भाषाएँ हैं, उनको बेहतर समझने में और शासन में। और ये बिल्कुल याद रखें और ये मैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मानता हूँ सीधे-सीधे आपके लिए कि आपकी मुख्य परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि शासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस प्रकार उपयोगी है? ये सीधा-सीधा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और हो सकता है कि ये 150 शब्दों में या 250 शब्दों में ये प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए। तो विभिन्न प्रकार से सोचना होगा आपको कि कहाँ-कहाँ पर शासन का उपयोग एआई के माध्यम से किया जा सकता है और ये सारी बातें आपको समझ में आएँगी। और अंत में हम देखते हैं कि भारत में चुनौतियाँ क्या-क्या हैं? कहाँ-कहाँ पर हमें चुनौतियाँ आज देखने को मिल रही हैं? तो पहली चुनौती ये है कि मुख्यतः ये जो है ये निजी क्षेत्र द्वारा ही संचालित है ना? मुख्यतः ये निजी क्षेत्र द्वारा संचालित है। शिक्षा प्रणाली आज अध्ययन अभी भी नहीं है। तो अब जैसे हम लोग बात करें कि हाँ ठीक है कि सीबीएसई 9वीं कक्षा में एक वैकल्पिक विषय के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रस्तुत करता है। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि कितने सारे स्कूल आपके हिसाब से ऐसे हैं जहां पर ये सच में ये पढ़ाया जा रहा होगा? आप चलिए मान लीजिए कि जो बड़े-बड़े शहर हैं, हो सकता है कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर जैसे शहरों में हो सकता है कि फिर भी ये पढ़ाया जा रहा हो। लेकिन यदि आप बाकी शहरों में जाकर के आप पूछने लग जाएँगे या फिर ग्रामीण इलाकों में जाकर के पूछने लग जाएँगे,
तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर वैकल्पिक विषय के रूप में इसे पढ़ाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि चलिए हमने योजना तो बना दी और विद्यालयों को ये एक विकल्प दे दिया कि आप पढ़ा लीजिए अगर आपको चाहिए, लेकिन आप जाकर के ढूँढते रह जाएँगे और आपको ज़्यादा ऐसे विद्यालय मिलेंगे नहीं। तो ये समस्या तो रहती ही है। फिर हमेशा यहाँ पर एक निर्धनता बनाम प्रौद्योगिकी की बहस छिड़ जाती है कि अब जब जैसे कहा जाता है जो हमने मंगलयान के विषय में भी देखा, जो पीएसएलवी के विषय में भी देखा कि जहाँ पर भी मान लीजिए किसी प्रौद्योगिकी पर हम कार्य करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले प्रश्न उठाए जाते हैं कि क्या भारत जैसे गरीब देश को इतना खर्च करना चाहिए? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर खर्च करना चाहिए? तो ये बात कहना हमेशा सही नहीं होगा कि हम क्योंकि हम गरीब हैं, तो हमें प्रौद्योगिकी पर खर्च नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप प्रौद्योगिकी पर खर्च करेंगे, तभी आप निर्धनता से बाहर आ सकते हैं। ये बात समझना बहुत आवश्यक है हमारे लिए कि किस प्रकार से प्रौद्योगिकी जो है, प्रौद्योगिकी अ, सहायक होती है किसी को भी निर्धनता से बाहर लाने में। क्योंकि अंततः सक्षमता प्रदान जो है वो किसी भी समाज को प्रौद्योगिकी ही करेगी और उसी के हिसाब से आगे यदि हम बढ़ेंगे तो कई प्रकार की मदद मिलेगी। आज बेहतर कृषि, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा हर जगह पे प्रौद्योगिकी के कारण हो पा रहा है। आप कहीं भी बैठे हो, चलिए इस कक्षा का उदाहरण लीजिए। अगर ये कक्षा नहीं होती, तो आप सब के सब दिल्ली में बैठे होते ज़रूर। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग दिल्ली में ही होंगे, लेकिन बाकी लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। आप अपने घर में बैठ कर के आज पढ़ सकते हैं, घर में बैठ कर के आप आज बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन कोर्स आपको अवेलेबल है। चाहे मैं केवल कोचिंग की बात नहीं कर रहा, कितने सारे जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, वो सब आजकल ऑनलाइन कोर्स दे रहे हैं। ऑनलाइन आप एमबीए कर सकते हैं अगर आप चाहें। तो इतने सारी चीज़ें जो कि ऑनलाइन की जा सकती हैं। आप अपने मास्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं घर में बैठे ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से। क्यों हो पाया ये सब संभव? प्रौद्योगिकी के कारण। बेहतर कृषि, मौसम का पूर्वानुमान लग पा रहा है। कैसे खाद उपयोग करने चाहिए, कहाँ करने चाहिए, कृषि दर्शन पहुँच पा रहा है आपके घरों तक, प्रौद्योगिकी के कारण। टीका यानी वैक्सीन हमने 9 महीने में बना करके तैयार कर ली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण। अगर हम इस चर्चा में अगर बंधे रह जाते कि नहीं पहले गरीबी दूर करते हैं फिर प्रौद्योगिकी सोचेंगे, नहीं, प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही निर्धनता को पर काबू पाया जा सकता है। क्योंकि अब दिक्कत ये होती है कि 1 साल में ये नहीं होता। प्रौद्योगिकी धीरे-धीरे कार्य करती है और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको यहाँ से सक्षमता प्रदान कर पाती है। तो इस बात को समझना ज़रूरी है कि आप कभी भी निर्धनता और प्रौद्योगिकी के बीच में बनाम शब्द का प्रयोग नहीं करें, कि इन दोनों को एक-दूसरे से लड़वा आप नहीं सकते हैं। दोनों प्रौद्योगिकी आपको निर्धनता से बाहर निकलने में सक्षम बनाने का कार्य कर सकता है। तो इसलिए इस बात को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। फिर एक जो बहुत बड़ी चुनौती है कि मानव श्रम में माँग की कमी आ जाएगी और ये बिल्कुल संभव है और आज हम ऐसा होते हुए देख रहे हैं। आज प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आप देख लीजिए बड़ी से बड़ी कंपनियाँ कई सारे अपने उनके यहाँ जो कार्य कर रहे थे लोग उनकी नौकरियाँ चली गई हैं क्योंकि जो प्रोग्रामिंग वो करते बैठकर, वो प्रोग्रामिंग तो आज चैट जीपीटी कर जाती है। जिस प्रोग्राम को लिखने में किसी व्यक्ति को सोचना पड़ता, समझना पड़ता, 5 दिन का समय, 7 दिन का समय, 10 दिन का समय लेना पड़ता, वही कार्य आप चैट जीपीटी के माध्यम से 1 मिनट में कर सकते हैं और फिर आपको जो छोटे-मोटे उसमें बदलाव करने हैं, आप कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इस बारे में ट्वीट किया था कि अ, उन्होंने बताया था कि क्या हो रहा है आज। तो उन्होंने बताया कि उन्हें एक सॉफ्टवेयर बनाना था। उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए पहले उन्होंने कुछ प्रोग्रामर से बात की, कुछ लोग जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करते हैं उनसे बात की और उनसे पूछा कि कितना समय लगेगा और कितना वो उसके लिए कितना फीस चार्ज करेंगे। तो एक जिससे उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए ये जो सॉफ्टवेयर है इसकी पूरी प्रोग्रामिंग करने में उन्हें लगभग 2 सप्ताह का समय चाहिए और 2 सप्ताह का समय चाहिए और साथ-साथ शायद उन्होंने 100 या $150 माँगे कि 100 या $150 में वो अपना कार्य कर देंगे। फिर यही व्यक्ति जाते हैं चैट जीपीटी के पास, अपनी पूरी आवश्यकता को बताते हैं कि वो क्या बनाना चाहते हैं, कैसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं। चैट जीपीटी ने पूरा प्रोग्राम लिख कर के दे दिया। उसके बाद फिर
2-3 उसमें जो भी उनको थोड़ा बहुत बदलाव करना था वो सारा उन्होंने किया। अगले आधे घंटे के भीतर अगले आधे घंटे के भीतर उन्हें जो चाहिए था वो प्राप्त हो गया। ना कोई पैसा लगा और ना 2 सप्ताह तक उन्हें इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन आप सोचिए कि उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर का क्या? क्योंकि ऐसे-ऐसे तो कई सारी चीज़ें हैं जो कि उनके हाथ से अब निकल जाएँगी। तो जिस चीज़ की पढ़ाई की, जिस चीज़ की पूरी प्रशिक्षण उन्हें मिली, वो सब बर्बाद। तो ये एक समस्या है, तो केवल वैसे क्षेत्रों में नहीं जहाँ पर श्रम की बात हो रही हो, बल्कि बड़े से बड़े क्षेत्र में हम देखते हैं कि आज आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के कारण हो सकता है कि रोज़गार के अवसरों में कमी आनी शुरू हो जाए। फिर अंततः हम बात करते हैं कि अस्तित्वगत जोखिम की भी समस्या हो सकती है। मतलब हो सकता है कि पूरी मानव जाति की का जो अस्तित्व है वो सुरक्षित ना रहे। उस पर हमें देखने को मिले कि कुछ समस्या आ सकती है। क्योंकि जो हम बात करते हैं कि सुपर इंटेलिजेंस आ जाए तो क्या होगा और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस द्वारा पूरा विश्व अगर संचालित होने लग जाए तो क्या होगा? तो इस प्रकार की समस्या हो सकती है और इससे समाज के नैतिक पतन होने की संभावना रहती है। अब क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि समाज का नैतिक पतन हो सकता है? क्योंकि आज हम ज़्यादातर अपने मशीन के साथ कार्य करते हैं। आप भी दिन भर अपने मोबाइल फ़ोन पे ही लगे रहते होंगे। तो अब मोबाइल फ़ोन इतना बड़ा हो गया है, साथ-साथ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के साथ-साथ आने से और सारी जो मशीनें हैं और ज़्यादा उपयोगी होने लग गई हैं, तो हम मशीन के साथ ज़्यादा कार्य करते हैं। अभी हम और आप क्या कर रहे हैं? आप एक क्लास में तो बैठे नहीं हैं, हम और आप सीधे-सीधे तो नहीं जुड़े हुए हैं। मैं देख रहा हूँ कैमरा को, मैं समझा रहा हूँ कैमरा को और आप समझ रहे हैं अपनी स्क्रीन से। तो ना मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप मुझे देख तो पा रहे हैं लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से एक स्क्रीन पर। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको अपनी स्क्रीन ज़्यादा प्यारी है, आपको अपना मशीन ज़्यादा प्यारा है और आपको शायद वो रिस्पेक्ट जो मेरे सामने होने पर होता, वो शायद यहाँ पर नहीं है। संभव है, कुछ नहीं कहा जा सकता इसमें। तो इस प्रकार की संभावनाएँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ये और ज़्यादा होगा कि आपको बाकी इंसान से मतलब नहीं, आपको अपने कार्य से मतलब है। कोई आकर पढ़ा जाए, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? तो तो ये बहुत बड़ी समस्या है जो कि धीरे-धीरे और जाकर के बढ़ेगी कि एक दूसरे को लेकर के जिस प्रकार की सहानुभूति हम रखते हैं, वो धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और इसीलिए इस बात को समझना आज हम सबके लिए बहुत आवश्यक है कि किस प्रकार से अ, आपस में जो मानवीय सम्मान है, जो संवेदना है, वो कैसे उसका पतन होता चला जा रहा है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना आवश्यक है और सोचना इसके बारे में ज़रूरी है कि आपके जो सामाजिक जो आस-पास के जो आपके सामाजिक कनेक्शन हैं, वो कैसे खराब होते जा रहे हैं और वो किस किस तरह से वो गिरते चले जाएँगे और अधिक। आप हो सकता है कि आप दिन भर अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ जुड़े हुए हों, लेकिन व्हाट्सऐप के माध्यम से। आप अगर पूछेंगे कि जिनसे आपकी बात दिन भर हो रही है, मिले कब थे आखिरी बार? पता नहीं। तो इसीलिए इस प्रकार की समस्याओं को भी समझना बहुत ज़रूरी है और ये सारी चुनौतियाँ जो हैं, ये आज हमारे सामने हैं और इनका जितना जल्दी हमें इतना समझ में आए, इनके बारे में उतना बेहतर है। कि ऐसा ना हो कि मान लीजिए कि अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप एक छत पर हैं, आपके हाथ से मोबाइल फ़ोन गिरे और बगल में एक व्यक्ति गिर जाए, तो हो सकता है कि पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन को उठाएँगे और बाद में सोचेंगे उस व्यक्ति के बारे में। तो इसीलिए ये सारी बातें आज समझना ज़रूरी है कि मशीन बाकी लोगों से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए ना हो जाए। तो ख़ैर, तो ये सारी बातें इनको समझना ज़रूरी है हमारे लिए। तो अ, ये टॉपिक हालाँकि जैसा मैंने आपको बताया कि आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाएँगे। तो यहाँ पर अगर कोई डाउट हो, कुछ अगर आप पूछना चाहें तो पूछ लें। अस्तित्वगत जोखिम बता दीजिए। तो अस्तित्वगत जोखिम का मतलब है कि जब पूरी मानव जाति का जो अस्तित्व है, वो खतरे में आ जाए। जो हम लोग बात करते हैं कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस इतनी बड़ी हो जाए कि पूरी मानव जाति जो है वो खतरे में आ जाए। तो उसको हम लोग अस्तित्वगत जोखिम कहते हैं। पतन का मतलब डिक्लाइन कि धीरे-धीरे आपके आप जो जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि नैतिक पतन होगा तो एक जो मॉरल डिक्लाइन की बात हम कर रहे हैं।
मॉरल डिग्रेडेशन कहते हैं या मॉरल डिक्लाइन कहते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। डॉली का यूज़ मोबाइल में कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, कर सकते हैं, हालाँकि ये फ्री नहीं है, जो अगला प्रश्न है दिनेश आपने जो पूछा है, कि नहीं ये फ्री नहीं है, इसके लिए थोड़े पैसे आजकल देने पड़ते हैं अभी। प्राइवेसी कंसर्न ऑफ यूजिंग एआई, हाँ, बिल्कुल है। समस्या तो है ही, क्योंकि आपके सारे जो आपके आंकड़े हैं, वो सब के सब मोबाइल फ़ोन कंपनियाँ तो जमा कर ही रही हैं, उसी के आधार पे सारा कार्य हो रहा है। आप कुछ भी बोलिए